हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज एक बार फिर से आप सभी के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि आपका क्लास 10 का हिंदी में दो आपका बुक्स है। पहला आपका गोधूली, जिसमें गद्य खंड और काव्य खंड दिया गया है। उसका भी आपको कई वीडियो को पिछला वक्त दिया गया है। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ बाबू, वो है आपका वर्णिका का, जिसमें दही वाली मगम्मा सबसे पहला चैप्टर है, जो कि इसमें 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला है दही वाली मगम्मा। दूसरा आपका जो पढ़ना है वो पढ़े ही आपको सात कोड़ी यानी ढाते विश्वास, जो कि सात कोड़ी होता का है। पहला श्रीनिवास जी का, ये आपका जो दही वाली मगम्मा आपका कहानी है। तीसरा आपको क्या है तो पढ़े ही होंगे, माँ है, नगर है, धरती कब तक घूमेगी, इस तरह के 5 चैप्टरों से पढ़ना है। तो आज इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ बाबू, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट, जो सभी बच्चे के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार किस्सा, बहुत ही मजेदार कहानी है, जो कि सब लोग पढ़ने में सबको बहुत ही इंटरेस्ट आता होगा। इस चैप्टर का आपका नाम है दही वाली मगम्मा, है ना? जो कि हमको सबको पता होगा। एक चैप्टर आने से ही, चैप्टर का नाम सुनते ही बच्चों के अंदर उत्सुकता हो जाता है कि चलो आज इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग एक उत्सुकता के साथ इस चैप्टर, इस कहानी के बारे में और इस कहानी का जितने सारे अंदर आने वाला इंटरनल जो क्वेश्चंस होता है, कौन कौन इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, हम उसके बारे में आज जानेंगे, समझेंगे और बैठेंगे, इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबको जरूर बोलूंगा कि अगर हमारी चैनल पर आप नए होंगे जेएमएस स्टडी एकेडमी पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं बाबू। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात जरूर करना चाहूंगा। अगर आप शुरू कर रहे हैं लाइफ में, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन शुरू करते करने के बाद अगर बीच में किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स आता है, मेहनत कर रहे हैं, बाई चांस अगर हिम्मत, है ना, टूटता है, ये पता नहीं अब हम जो तैयारी कर रहे हैं कितना है, तो मैं इतना जरूर बोलूंगा, अपना इरादा मजबूत रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, है ना। अगर हिम्मत से काम लेंगे तो शायद आपको सफलता जरूर मिलेगा। और जो मेहनत करता है बाबू, वो सफलता उनको 100% कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। तो मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मेहनत करें, है ना। और मेहनत करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मेहनत क्या होता है। आप सबको पता होगा क्योंकि आप सब लोग कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, इस मेहनत से एक छोटा सा मैं बात बोलूंगा कि मैं जीतूंगा जरूर। ध्यान दीजिए, छोटा सा लाइन है, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई भी काम, कोई पढ़ाई जो है, एक ही मकसद है, जितना है, अपने रिजल्ट को उत्तीर्ण करना है, अपने रिजल्ट को बेस्ट करना है। तो मैं बोलता हूं कि मैं जीतूंगा जरूर, यह मेरा वादा है। क्या बोलते बाबू कि मैं जीतूंगा जरूर, यह मुझसे वादा है, क्योंकि कोशिश मेरा सबसे ज्यादा है। तो क्या बोला कि मैं जीतूंगा जरूर, यह मेरा वादा है, क्योंकि कोशिश मेरा सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा, अगर हिम्मत टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा इरादा जो है मजबूत, जैसे बोलते हैं कि मेरा इरादा मेरा मजबूत है। यानी इसको सीधा बोलेंगे, अगर आपकी इरादा मजबूत है, अगर आपकी इरादा मजबूत है, तो बीच में अगर हिम्मत हार भी जाए तो दिक्कत नहीं, अगर टूट भी जाए तो उसका आप इरादा मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें कामयाब बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो शुरू करें बाबू। सबसे पहला जो इस चैप्टर का जो पहला आपको प्रश्न आपके सामने है, कुछ इस तरीके का है, जो कि पहला है, इस कहानी में जो दही वाली मगम्मा कहानी है, उसमें एक पात्र है, इस पात्र का नाम क्या हुआ, वो तो रंगप्पा। क्या नाम है वो? ए रंगप्पा। क्या बहुत प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था और यह मगम्मा से क्या चाहता था। यानी जो दही वाली मगम्मा कहानी का जो लेखक है, इसमें श्रीनिवास जी क्या बताना चाह रहे हैं, इस कहानी में एक जो रंगप्पा है, वो रंगप्पा कौन था, और इस कहानी में किसमें दही वाला मगम्मा, जो पात्र मंगम्मा है, वो मंगम्मा से क्या चाहता था। तो जो कि आप सबको पता होगा कि जो रंगप्पा है वो अपने गांव का एक जुआरी नशेड़िया व्यक्ति था, है ना, जो मंगम्मा से क्या करता था, वो तो पैसा उधार मांगता था, है ना, अमराई की कुओं पे मिलने को जाता था, है ना। उसके बाद कई ऐसा, है ना, नशेड़िया था, है ना। उसके बाद क्या था ये, तो मगम्मा से, है ना, अपने पति से ज्यादा उसका हक जताने का प्रयास करता था, है ना। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें जो है वो रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। यानी जिस गांव के रहने वाला था, उस गांव का लंपट और जुआरी व्यक्ति था। वह मंगप्पा से क्या चाहता था, तो मंगम्मा से धन चाहता था, रुपया चाहता था, पैसा चाहता, क्योंकि उसको पता था कि अपने बेटे से अलग है, दही बेचती है, पैसे तो उसके पास है ही, है ना। उसके बाद इतना ही नहीं, वह मंगम्मा से अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। यानी एक पति का हक जताना उस पर चाहता था, और चाहता था कि मंगम्मा को है ही नहीं,
कोई सपोर्ट तो है नहीं, हम इसके साथ क्या करें, पैसा भी ले और अपने इज्जत का क्या करे बाबू, इज्जत लूटना चाहता था, इज्जत के सामना भी करना चाहता था। इसके साथ साथ दूसरा जो प्रश्न आपका है वो क्या कि कथावाचक मतलब इस कहानी का जो कथावाचक शेरजीबाजी क्या बोलते हैं कि कथावाचक ने सास और बहू की उपमा है ना किस किस से दी है, यानी किसके बीच की यह उपमा देने का प्रयास किया, कौन, तो इसका कथावाचक यानी इनके कवि, इनके राइटर यानी श्री निवास जी। तो किनको दिया हुआ होता, देखते हैं इसमें क्या है कि कथावाचक ने है ना पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और सांस क्या बाबू, बहू को और ऊपर सांस से बाह पकड़कर बचने वाला रक्षा की उपमा किसी ये तो उपमा या सांस को दी है। ध्यान रखिएगा, पहले क्या होंगे कथावाचक ने क्या बोला है कि पानी में खड़े बच्चे, यानी कोई बच्चा पानी में खड़ा है, पांव खींचने वाला मगरमच्छ, यानी मगरमच्छ तो क्या करेगा, सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा अगर मगरमच्छ के सामने जाता है, कोई शिकार है उसके सामने जाता है तो खींचने का ही प्रयास करता है, तो ये पानी में खड़े बच्चे को खींचने वाला जो मगरमच्छ जो है उस मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाह पकड़कर बचाने वाला सास को, ऊपर से बाह पकड़ कौन बचाएगा, सास, खींचेगी कौन, तो बहू है ना, रक्षा करने की उपमा देती है, उसके सास को बचाने की उपमा देती है, और इसकी जो बहू है उसको एक मगरमच्छ में पानी में खींचने वाले है ना उस धारणा के अकॉर्डिंग उसको क्या गया उपमा दिया गया है। तीसरा क्या होगा इसमें, तो चलिए तीसरा देखते क्या है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करना है, क्या करना है, तो दही वाली मंगम्मा का कहानी का ये स्पष्ट करना है, ये दही वाली मंगम्मा कहानी का क्या साथ कथा है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहला इसमें है कि दही वाली मंगम्मा में कि यह कहानी आधुनिक बहुओं को संदेश देती है, माने आज की जो बहु आ रही है उन्हें एक सीधा से मैसेज दे रही है, एक सलाह दे रही है, एक कहानी के माध्यम से समझाना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखी, यानी आज का जो आवेश है, आज का परिवेश में, आज का आवेश में क्या करता है तो देखकर सभी सदस्यों के, उनके घर में जितने सारे भी सदस्य हैं उन सदस्यों को मिलकर चले, उनके अकॉर्डिंग चले, परिवार के कथना अनुसार अगर काम करेंगे तो आपको अच्छा होगा और पारिवारिक जीवन बड़ा संयुक्त होता याद रखिएगा, क्योंकि अंगूर का जो गुच्छा होता है ना वो उठे पर देखे होंगे आप, जो अंगूर का गुच्छा में से टूटा हुआ जो भाग होता है वो बड़ा सस्ता बिकता है, उसकी प्राइस अलग होता है, लेकिन जो गुच्छा में लटका होता है ना उसकी प्राइस अलग होता है, यानी वो महंगा बिकता है, क्योंकि संयुक्त परिवार है, इसलिए संयुक्त परिवार का वैल्यू ज्यादा होता है। अगर आप टूट के रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे तो शायद वो क्षमता, वो मोटिवेशन, वो जुनून आपको नहीं मिलेगा, वो वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि सभी सदस्यों को मिलाकर रखे, इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना क्या है, नजम्मा के चरित्र से सीखना, किससे, तो नजम्मा जो मगम्मा की बहू है उसको चरित्र से सीखना चाहिए, वो अपने सास के लिए क्या क्या कर देती है ना, एक छोटे से बच्चे के लिए अपने सास को ठुकराती है, एक छोटे से बच्चे के लिए अपने सास का ना जाने भले बुरे बहुत सारी बातें बोल देती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से अगर नहीं होता तो बहुत लोगों को सीख भी नहीं मिलता, है ना। तो इस कहानी से बहुत सारे लोगों को, माताएं बहनों को सीख जरूर मिलता होगा कि मगम्मा की जैसा ना करके, सॉरी नजम्मा की जैसा ना करके अपने पूरे परिवार को, हालांकि बाद में मिल जाती है ना, लेकिन फिर भी अपने परिवार को, सदस्य को अलग अलग ना करे, मिलजुल कर रहें, ताकि आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो आपका और आपके पूरे परिवार का वैल्यू बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, किस कहानी बाबू, तो जो पहला कहानी आपको दिया गया है कौन सा बाबू, चलिए देखते हैं। दही वाली मगम्मा जो कहानी है, इस तरीके का रंगप्पा के बारे में, मगम्मा के बारे में और बाबू नजम्मा के बारे में दिया गया है, तो इस कहानी से मूल शिक्षा क्या मिलती है, तो इस कहानी से बाबू में मूल शिक्षा क्या क्या मिलता है, चलिए इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं। बोला जा रहा है कि इस कहानी से है ना शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के, यानी उनका जो अधिकार है वो अधिकार के पचड़े में न पकड़कर योग उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। जो योग अध्यापक कौन होगा, जो योग उत्तराधिकारी होगा, जो आपके घर वो सौंप देना चाहिए, जिससे ना समाज में उपहास हो और ना मूर्खों क्या है, मूर्खों की दाल ही गले। यानी अगर आपकी समय बुढ़ापे में चला जाता है, आपके घर में कोई समझदार व्यक्ति है, आप योग्य अगर है, आपके यंग है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो योग्य है, आपके घर में बेटे हैं, बहू है,
है ना, बेटियां हैं, कोई भी है, अगर वो योग्य है, परिवार संभालने लायक हैं, वो जिम्मेदारियां को समझती हैं, तो आप अपनी अवस्था जगह बूढ़े की अवस्था में हो जाते हैं तो ऐसे भी लोग दे देते हैं, और अक्सर देना ही चाहिए ताकि उन्हें समाज में किसी तरीके का कोई परेशानी का सामना ना करवाए, बजाय गलत से, ताकि आप उसका गलत फायदा ना उठाए। परिवार के नहीं कि आपको जिम्मेदारी मिला तो परिवार को किसी भी तरीके का चलाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात में कहा गया है कि जो योग्य होता है उनको स्वयं उत्तराधिकारी सौंप देना चाहिए कि आप चलाइए, आप अपने परिवार को मैनेज कीजिए, आप अपने अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को मैनेज करिए ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस कहानी से सिंपल से सीख चाहिए बाबू कि एक दूसरे के साथ साथ मिलकर आना चाहिए, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, है ना। अंगूर के गुच्छे का आपको एग्जाम्पल बताया जिसके साथ एक जुड़ा हुआ रहता है, आप जुड़े रहिए, आपका और आपके परिवार का वैल्यू बना रहेगा। अगर आप स्वयं सक्षम है तो आप उन बूढ़ा माँ बाप को, है ना, शांति से बैठाइए, उनको आराम का मौका दीजिए और बोलिए लाइए अब जिम्मेदारी हमारी है और मैं जिम्मेदारी को आगे संभालता हूं, है ना। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि शीर्षक की शर्त कथा स्पष्ट करना है, यानी इस कहानी का जो शर्त कथा है वो क्या है बाबू, तो देखिएगा, शर्त कथा स्पष्ट करना है। तो इस कथा का मुख्य पात्र मंगम्मा और क्या है, उसी को लेकर मांझी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है उसकी दही बेचने की क्रिया की, है ना, उद्यापन क्या है, उद्योपांत है, और अतः दही वाली मंगम्मा बहुत उचित शीर्षक है। यदि दही वाली मंगम्मा कहानी में सबसे जो मूल मुख्य पात्र है वो कौन है बाबू, तो मंगम्मा है। कौन है, मंगम्मा है, जो दही लेकर कहां जाती थी, तो माँ जी के यहाँ कहां जाती थी, तो माँ जी के घर दही बेचने जाती थी और वहीं अपना दुख सुख सुनाया करती थी, वहीं से अपना कुछ उपमा लेती थी और अपने घर आती थी, बेचने जाती, वहां जाती, अपने दुख सुख सुनाती, बातचीत करती कुछ और अपने घर को वापस आ जाया करती थी, है ना। इसके साथ उनका पेशा ही था क्या करना, दही बेचना। तो दही बेचने की क्रिया क्या, उद्योपान था उनका, एक उद्योग था, है ना, उनका एक जरिया था जिसको आप जीवन यापन कर सकती है। अगर इसमें क्या हुआ ध्यान रखिएगा कि दही वाली मंगम्मा, ये तो सबको पता है। इस कहानी में दही वाली मंगम्मा कहानी में क्या है, ध्यान से दीजिएगा, फिर से सुनते हैं, देखते हैं कि इस दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जो कि बहुत ही देवी आई है, बहुत ध्यान रखिएगा। क्या क्या बाबू, तो बहू ने सास को मनाने के लिए, जब उनके सास उनसे बुरा हो जाता, लड़ाई हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, हरिया बटना दोनों का अलग हो जाता है, तो बहू ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया था, किसको, सास को मनाने के लिए। तो आपको नॉर्मल कहानी जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बहू ने जब सास को मनाने के लिए प्रयास की थी तो पहले अपने बच्चों को सिखाई, पढ़ाई, है ना, और बोली कि बाबू, अपने बच्चों को क्या बोली कि बाबू दादी के पास जाओ, दादी क्या करती है, तो मिठाइयां देती है ना। सारी कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, कितने लोग याद है फटाफट कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें याद भी होंगी, है ना। क्या करती है, उनको फुसलाती है, बलाती है कि दादी के पास जाओ, दादी क्या करती है, मिठाइयां देती है, इस तरीके का उनको बच्चों को भेज देती है। और अगर पहले बच्चे जाता था तो, अगर पहले बच्चा जाता था इसे तो वो मारने पीटने की प्रयास करते थे, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं, उनका क्या था, एक साजिश था कि बच्चे वहां जाएंगे, इतना बुलाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, रिलेशन बॉन्डेशन बनेगा, एक परिवार एक साथ हो जाएंगे। क्या क्या प्रक्रिया बनाई थी चलिए देखते हैं। तो बहुत बुद्धिमान थी जो उसकी बहू थी, वो बहुत बुद्धिमान थी, उसने सोच समझ कर बच्चे को दादी के पास भेज दिया था। क्या बोला था कि बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था, यानी जाने की जिद कर रहा था, तो बेटा बहू ने उसे समझाया कि अपनी गलती भी उन्हें स्वीकार की, अपना गलती समझाया भी और अपना गलती उन्हें स्वीकार किया, और पोता ही समझौते का जरिया बन गया जो बहू की योजना थी। क्योंकि पहले पता था कि सास और बहू के बीच में जो झगड़ा हुआ था, जो लड़ाई हुआ था, उस पोते के जरिए ही हुआ था, क्योंकि जब सब उसके बहू अपने घर में बच्चे को पीट रही थी, तो यही कहानी से ट्विस्ट हो जाता है। जब सास बाहर से आती है तो वो सास पूछती है कि क्यों रे राक्षसी, एक छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है। वही चीज कहानी स्टार्ट होता है कि भाई बच्चा मेरा, मैं मारू पीटू कुछ भी करूं, है ना। तो इसी तरह से, क्योंकि जरिया कौन था, तो दोनों के बीच विवाद होने का एक ही जरिया था, उसका पोता। और साजिश क्या था, तो याद रखिएगा, लड़ाई के भी जरिया कौन था, उसका पोता, और दोनों को समझौता का भी जरिया कौन बन गया, तो पोता। सातवां प्रश्न क्या हुआ, तो सातवां प्रश्न आपका कुछ इस तरीके का है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है ना, उसका परिचय दीजिए। इस कहानी का राइटर कौन है, जो आप सबको पता होगा कि इस कहानी का जो कथावाचक है तो बेंगलोर के रहने वाले, कहाँ के, तो बेंगलुरु को रहने वाले एक संभ्रांत महिला थी जिसे मंगम्मा
मगम्मा माँ जी कहती थी। क्या कहती थी? मगम्मा माँ जी कहती थी। या अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। यही अंधविश्वास में नहीं रहती थी, है ना, और किससे दूर रहती थी? तो अंधविश्वास से दूर और क्या रहती थी? समझदारी की बात करती थी, तथा सांसारिक परिस्थितियों को भी भली भांति समझती थी कि आज की जो सांसारिक परिस्थिति है उस परिस्थिति को बिल्कुल देख के, सोच के, समझ कर चलना है। जो कई बार मगम्मा जब उनके यहाँ जाती है माँ जी के पास, तो बहुत सारी चीजें उनको समझाया जाता है ना। इसके साथ साथ अगर आप कहे कि मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, जस्ट आपको बताए थे कि मगम्मा जो थी बाबू, वो मगम्मा को किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो उसके पोते को लेकर के। तो देखिए गया है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद हुआ था कि मेरा भी अधिकार है। अगर बेटा मेरा है, पोता आपका है, तो बेटा मेरा भी है, हमारा भी अधिकार है, इसको मारू पीटू, गलती करेगा तो मारे पीटेंगे, है ना। मगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी और चाहती थी कि बेटा मेरा है, बहू हमारी है, पोता भी हमारा है, तो इन तीनों का जो अधिकार हो वो किसका होगा? मेरा होगा। अब जाहिर सी बात है, जब घर सीनियर सिटीजन होते हैं, घर के बड़े परिवार होते हैं, तो चाहते कि हमारे अंडर में रहे, हम उनकी क्या करें? बकायद के हमारे अनुसार, कथनानुसार वो चले। लेकिन जिसे उसकी बहू मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और यह विवाद का क्या बन गया? कारण बन गया, है ना। पहला कारण कि वो चाहती थी कि दोनों मिलकर कर अधिकार बना करके रखे, लेकिन वो चाहती कि नहीं, बेटा मेरा है, पोता, है ना, बेटा मेरा है, बहू भी मेरी है, पोता भी हमारा है, तो हम अधिकार बनाए रखे। और बहू चाहती थी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, हम ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे कि मेरे ऊपर शासन करे, है ना। आज की बहू ऐसा ही होती है, बुरा नहीं मानिएगा कोई, है ना, और वो देख रहे होंगे, है ना। तो बुरा नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। आज के समय अपने से बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता को लोग, है ना, रिस्पेक्ट ना करके वो खुद के अधिकार दिखाना चाहती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं, आप आपसे बड़े जो हैं आपके घर में हैं, बिल्कुल सभी परिवार मिलजुल कर रहिए, है ना। आप सही परिवार को सही मैसेज दीजिए, एक गाइडलाइन में चलिए, जिससे कि आपका जीवन सफल हो। चलिए, उसके साथ दूसरा कारण क्या था? तो सास बहू विवाद का, तो उसका पोता विवाद बना था। पोता के विवाद के जरिए वो तो कि पोता को मार रही थी, तो बोली थी, जिस वजह से विवाद उनके बीच बढ़ गया। पहला कारण हो सकता होगा, और दूसरा क्या होगा? उनके अधिकार को लेकर। पहला जो दोनों का अधिकार दिखाना चाहते थे, और दूसरा बोल सकते हैं जो उनका पोता का पीट रही थी, तो उस वक्त उन्होंने जब बोला, उस बात को लेकर उनके बीच का विवाद बढ़ जाता है। तो चलिए, इसके साथ साथ 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है बाबू? तो 9 नंबर का प्रश्न है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा कौन है? चलिए देखते हैं। मगम्मा का जब चित्र करना शुरू करते हैं बाबू, तो यहाँ क्या होता है इसमें कि मगम्मा गांव की एक सीधी सादी नारियों का क्या है? तो प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? जो मगम्मा है वो एक गांव का छोटा सा क्या बोलती है? मगम्मा की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। अगर कष्ट सहकर अभी अगर प्रतिष्ठा से नहीं होती, तो रंगप्पा तो चाहता था कि काश हमारे पास आए, कि कोई जुआरी था, नशेड़ी था, पैसा, है ना, पैसे के लालच था, वो चाहता था कि वो पति का अधिकार ले, इसको इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। कोई बोलती है, लेकिन फिर भी वह अपमान और कष्ट सहकर भी, जो उनकी बहू ने अपमान किया था, उस अपमान को, अपना कष्ट को सहकर भी वह समाज में प्रतिष्ठा चलाना चाहती है। और वह बेटे, बहू और पोते पर अपना क्या था? तो स्वतंत्र सर्वदा बनाए रखना चाहती है, उसका अधिकार बना रहे। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है, और बिल्कुल जीना ही चाहिए। आज के समय में क्यों अगर कष्ट, हमें पहले बोला कि अगर जिंदगी में अगर आपको कष्ट है, तो आप उसको सोल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, ना कि आप उस कष्ट से दूर भागे, क्योंकि अगर दूर भागेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका कोई ना कोई निदान होगा, कोई ना कोई उपाय होगा। अगर उस उपाय को करेंगे तो बिल्कुल आप एक सक्सेस ग्राफ हो चलेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जो आपकी लाइफ की जो सफलता का जो राज है, जो सफलता आप चाहते हैं, और बिल्कुल 100% आपको मिलता है, जो कि मगम्मा को भी मिला। साथ बहुत सारी कठिनाइयां मिली, बहुत सारा प्रतिष्ठा भंग करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी वह कष्ट सह करके, समाज की ताना को सुन करके वह रही, और अपने बहु बच्चों जो भी था उनका प्रतिष्ठा को बनाए रखे, और अपना भी प्रतिष्ठा को बने रहे, क्योंकि इसी वजह से उनका सम्मान के साथ जीना चाहती थी, और जी भी। 10वां प्रश्न क्या इसका? ध्यान रखिएगा। 10वां में कि मगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है? बुद्धिमती बोले या बुद्धिमान है? यानी सास और बहू से हो सकते हैं कि सास और बहू में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है?
मगम्मा और नजम्मा में कौन है? तो नजम्मा उसकी बहू है, पता है आपको, याद भी होगा। तो चलिए दोनों में देखते हैं कौन है, सब ज्यादा समझ आ रहे। तो दोनों नारियां क्या है, अधिकार के लिए झगड़ती है। यानी सास चाहती है कि मेरा भी अधिकार है, और बहू चाहती है कि मेरा भी अधिकार है। बिल्कुल अधिकार आपका दोनों का है, किंतु नजम्मा अपने क्या था, तो नाटकीय योजना से उसे क्या परास्त कर यहां तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमान बना दिया है। यदि लास्ट में जब दोनों के बीच विवाद खत्म हो जाता है, तो जो उनकी पेशा है दही बेचने वाला, उस पेशे को अपना लेती है कि माँ जी आज के बाद मैं इस पेशे को अपनाऊंगी, और मैं भी इसी तरह अपने बच्चे को भरण पोषण करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी। और बिल्कुल ही जब दोनों के बीच विवाद खत्म हो जाता है, तो बिल्कुल नजम्मा अपनी मगम्मा की पेशा को पकड़ लेती है, दही बेचने चली जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आपका है, 11 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि दही वाली मगम्मा कहानी का क्या प्रस्तुत करना हो? तो दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। इस कहानी का सारांश क्या है? तो आप खुद इस कहानी में बता सकते हैं कि आप जो प्रस्तुत कहानी है या श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है, दही वाली मगम्मा कहानी जो श्रीनिवास जी द्वारा लिखा गया है ना, किस भाषा में लिखा गया? वो तो कन्नड़ भाषा में, आपको पता होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं, इस कहानी का सारांश क्या है? तो मगम्मा क्या है, तो अवलोर के समीप गांव का नाम था, बेकरपुर के रहने वाली थी, और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मगम्मा का पति नहीं था, और बेटे बहू से गृह कला के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी। यानी साथियों से प्रत्यक्ष में सबसे जो कारण था वो क्या था? पहले बताया विवाद का कारण उसके पोता था। यानी जो मगम्मा थी वो क्या थी? तो एक बेकटपुर गांव के रहने वाली महिला थी, जो क्या करती थी बाबू? तो रोज अपने गांव से बेकटपुर क्या कर बेंगलुरु क्या करने जाती थी? बेकटपुर से कहा तो बाबू, तो बेंगलुरु क्या बेचने जाती थी? तो दही। कहा? बेंगलुरु में क्या क्या बेंगलुरु क्या बेचने जाती थी? तो दही बेचने जाती थी, है ना। मगम्मा का कोई पति नहीं था, है ना, पति नहीं था, मैं था लेकिन बाद में नहीं, है ना। और उसके जो बेटा बहू से गृह कराने घर के कला के कारण आपसी में लड़ाई के कारण क्या बहु तो अलग हो गई थी। यानी प्रत्यक्ष में तो झगड़े के कारण, यानी प्रत्यक्ष रूप से झगड़ा का जो कारण था बाबू वो पोता था, पेदा पोता की पिटाई था, किंतु मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधित ऐसा थी। पोता एक बीच का क्या बन गया? माध्यम, लड़ाई का एक माध्यम बन गया, है ना, उसका एक जरिया बन गया। लेकिन मूल रूप से जो उसका जो लड़ाई था वो किसका था? तो अपने संबंधित ईर्षा के लिए, अपना अधिकार के लिए ईर्षा था, और किसी के लिए वो अपना अधिकार चाहती थी सास, और बहू अपना अधिकार जमाना चाहती थी, इसलिए इनका मूल हिस्सा था। लेकिन औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते। यानी मगम्मा को अकेला देखकर, परिवार से अलग देखकर, जो गांव के कुछ लोग था, जो जवाब गुर्जवारी जिसका नाम आपको रंगप्पा बताया, है ना, वो चाहता था उसका ध्यान पे भी, और उससे क्या बोलता, ध्यान रखिएगा, है ना। अकेले जानकर औरत को अवांछित तत्व ने अकेला समझ के क्या किया उन्होंने? तो उसके साथ धन और प्रतिष्ठा पर भी आग उठाने का प्रयास किया। रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू की पैनी निगाहों से ताल लिया, और उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। यानी ये बात जब उसकी नजम्मा बहू की पता चला था कि उसके गांव का एक जुआरी, एक नशेड़ी, एक व्यक्ति जिसका नाम रंगप्पा है, जो हमारी सास को इस तरीके की परेशानी कर रहा है ना, उसे धन लेना चाहता है, उसे प्रतिष्ठा के साथ हीन करना चाहता है, तो वह अपने एक नाटक करके, एक बहाना करके, एक जरिया बना के अपने पोते को, अपने बेटे को अपनी दादी के पास से पोता को भेज देता है, ताकि अब जाओ, और उसके एक जरिया बनाकर सास के साथ क्या करती है? तो कम्बिनेशन बनाती है, रिलेशन बनाती है, फिर से साथ हो जाती है, और उसको रंगप्पा को वहां से साइड करती है। उसके बाद जब उसे साथ हो गए थे, जब मगम्मा दही बेचने जाती थी, तो अपने पोते के लिए मिठाइयां भी खरीद कर वो लाने लगे। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। यानी जब मगम्मा अपनी पोते के लिए जो मिठाई ला रही थी, तो जो ऊपर का दोना होता है, यानी माथे पे जो रखने वाला, उससे दोनों से मिठाई ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी, डर गई, क्या कि बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी का भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ, है ना, है ना। दूरी बढ़ने से भी क्या बोलते बाबू
कि दूरी बढ़ने से भी प्रेम क्या होता है, बढ़ता है। ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि घर के मुर्गे दाल बराबर अगर सामने जब होते हैं तो साथ उनकी कदर नहीं होता है, जब आपसे दूर चले जाते हैं तो आपको उनकी कदर होता है ना। तब को समझ में आता है। जैसे बहुत सारे बच्चे जब घर में रहते हैं, घर में रहकर पढ़ाई करते हैं, है ना, तो उस समय माँ बाप का कदर नहीं करते। जब अपने घर से पढ़ाई करने के लिए दूर चले जाते हैं, जब खुद से 2 वक्त की खाना बनाना होता है, खुद से कपड़े की धुलाई करना होता है, खुद से रूम की सफाई करना होता है, तब उस समय याद आता है अपनी माँ का कि माँ का बनाया हुआ हाथ के खाना, है ना, माँ का हाथ का दिया हुआ धोला हुआ कपड़ा, साहब के रूम में आराम से जाते थे बाबू साहब की तरह, गए खाए पिए और आ गए। तो नजदीक का एहसास नहीं होता है, जब दूर चले जाते हैं तो एहसास होता है, उसमें प्रेम ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है। अब जब दोबारा वापस आते हैं तो घनिष्ठता बड़ा गहराई का हो जाता है। तो ये बोले क्या बोल रहे हैं कि दूरी बढ़ने से भी क्या होता है, प्रेम बढ़ता तो एहसास हो और मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही, यानी कुछ ऐसा ही हुआ था, है ना। क्या क्या हुआ था, तो दूर होने पर प्रेम बढ़ता चला गया, है ना। वैसा ही हुआ था मगम्मा को भी बहू में क्या था, तो सौहार्द था, मतलब उनका भी एक प्रेम था। बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी, किसमें, बेटे और पोते में उनका भी स्नेह, उनका भी प्यार नजर आने लगा, है ना। उसके बाद बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, बहू ने मगम्मा का काम अपने जीने में ले लिया। यानी दोनों को जब समझाया गया, उसकी बहू को जब समझाया गया, तो उसकी बहू ने अपनी सास का काम जो है अपने जिम्मे में ले ली, और बहू ने बड़ी कुशलता से, वो तो बहुत अच्छे से खुशी खुशी उसे पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्वता रहने लगी। यानी पूरे परिवार में शांति के साथ रही, शांति से मिलजुल कर रही, किसी प्रकार का कोई द्वेष, किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। समझाने के बाद उस सारी परिस्थितियों को समझी, अपने पोते को, अपने बेटे को पास भेजी, साथ में आई, सब एक परिवार एक हो गए। उसके बाद पुनः अपने परिवार का जो कारोबार था, अपनी सास का जो कारोबार था, उसका पूरा अपने हाथों में काम क्या जिम्मा ले ली, और पूरी कुशलता के साथ खुशी खुशी वो पूरा परिवार एक साथ रहने लगे। तो चलिए, ये आपको क्लियर हो जाता है, यानी चैप्टर का जो भी था इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस आपको बता दिया गया है। बाकी का क्वेश्चन जो आपका मिलेगा बाबू, वो अगले चैप्टर बाई चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और इसे से आप रिवीजन करिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए बेहतर हो। और लास्ट में यही उम्मीद करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद।